तो दोस्तों, अब हम लोग आज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर है, जहाँ पर हम लोग पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये 1990 के बाद की उपजी हुई परिस्थितियों का परिणाम है, क्योंकि 1991 में हमने देखा है कि यूएसएसआर का पतन हो जाता है। तो इसके पहले वर्ल्ड के पास आइडेंटिटी थी या वर्ल्ड दो गुटों में विभाजित था। तो एक तो साम्यवादी दल था, एक साम्यवादी गुट था जो कि यूएसएसआर द्वारा लीड किया जा रहा था, और दूसरा था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जिसे यूएसए लीड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को या तो साम्यवादी मानते थे या पूंजीवादी मानते थे। तो विचारधाराओं के रूप में लोग अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार करते थे। लेकिन 1991 के बाद जैसे यूएसएसआर का पतन होता है तो आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है कि अब हम क्या हैं, क्या हम साम्यवादी हैं, क्या हम पूंजीपति हैं, आखिर हम हैं क्या। तो यहाँ से ये संदर्भ निकल कर आता है। इसकी और बहुत सारे डीप मीनिंग है, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पहचान ही मायने रखती है। वाल गिलराय ऐसा बोलते हैं कि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पहचान ही मायने रखती है। हमारी पहचान, हम क्या हैं, हम हमारे पिता कौन है, हम किस गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा कौन सा शहर है, हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं, यही है हमारी पहचान मायने रखती है। पहचान की राजनीति एक आधुनिक अवधारणा है। इसका विकास मुख्यतः 1950 से 60 के दशक में हुआ है, जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन उभार तीव्र था। इस आंदोलन ने अश्वेत गरिमा एवं पहचान की राजनीति को बढ़ावा दिया। 1990 के बाद पहचान की राजनीति वैश्विक स्तर का केंद्रीय विषय बन गई। वैश्वीकरण के फलस्वरूप पैदा हुए मोनोकल्चरिज्म 1990 के बाद, जो मोनोकल्चरिज्म एक यूएसए का ही केवल सिंगल सुपर पावर उभर के सामने आई, के खिलाफ पहचान की राजनीति ने नया स्वरूप ग्रहण किया। पहचान का अर्थ क्या होता है? पहचान का तात्पर्य है एक समूहों के सदस्यों के बीच समानता का भाव। तो समूहों के सदस्यों के बीच समानता का भाव। बहुत सारे समूह हैं, आर्थिक समूह हो गए, राजनीतिक समूह हो गए, धार्मिक समूह हो गए, या धार्मिक समूहों में भी जो बहुत सारे हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, उनमें समानता का भाव, यह है पहचान। या सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का एक उत्पाद है। पहचान की राजनीति एकजुटता एवं सामूहिकता का विकास करती है। तो अगर पहचान की राजनीति हमें करनी है तो हमें एकजुटता और सामूहिकता को अपनाना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं होंगे, सामूहिक नहीं होंगे, तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी एज अ ग्रुप। पहचान का आधार जाति हो सकती है, लिंग हो सकता है, धर्म हो सकता है, वर्ग हो सकता है या रंग हो सकता है। 1990 के बाद निजाति यानी रेशियल, कल्चरल और जो रिलीजियस मैटर है, वो रिलीजियस आइडेंटिटी है, ये मुद्दे केंद्र में आए। पहचान की राजनीति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1979 में अंस पिच ने किया था, दिव्यांगों के संदर्भ में किया था अंस पिच ने। यह राजनीतिक, सांस्कृतिक व आत्म प्रतिष्ठा के माध्यम से एक समूह की पहचान को फिर से आकार देकर उत्पीड़न को खत्म करने का प्रयास करता है। इसकी दो मूल मान्यताएं हैं। पहला, समूह का हाशियाकरण यानी कि मार्जिनाइजेशन ऑफ ग्रुप। यह प्रमुख समूहों द्वारा विकसित रूढ़िवादिता और मूल्यों के माध्यम से संचालित होता है, जो यह निर्धारित करता है कि हाशिए पर रहने वाले खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों द्वारा कैसे देखे जाते हैं। इससे हीनता की भावना पैदा होती है। तो हाशिए में रहने वाले यानी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, जो पंक्ति में अंतिम में खड़े हुए लोग हैं, वो खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों द्वारा कैसे देखे जाते हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो जो गरीब व्यक्ति है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, पहली चीज, और वो खुद को कैसे देखते हैं, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव इसमें आते हैं। दूसरा है गर्व व आत्मसम्मान की भावना। तो संबंधित समूह को गर्व व आत्मसम्मान की भावना देने के लिए पहचान को फिर से आकार देकर अधीनता को चुनौती दी जाती है। पहचान की शुद्ध एवं प्रामाणिक भावना को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में पहचान की राजनीति हास्यकरण के खिलाफ है। यह मुक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करती है कि हम अपने आप को किस प्रकार से मुक्त कर लें, या हम किस प्रकार से इमेंसिपेशन की तरफ बढ़ें, हमें गर्व या आत्मसम्मान कैसे होगा। तो इस वजह से पहचान की राजनीति को विशिष्ट रूप से जुझारू चरित्र प्राप्त कर होता है इसमें, और इसमें मनोभावनात्मक शक्ति को ये बढ़ाता है, जबकि ये हीनता की भावना को पैदा करता है, जो समूह का हास्यकरण। मानता एक सकारात्मक शब्द है जिससे अल्पसंख्यक समूह के अवदान को पूरा स्वीकार किया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक समूह का आत्मसम्मान बढ़ता है। तो चार्ल्स टेलर क्या बोलते हैं कि मध्यकालीन युग में पद सोपानी समाज में सम्मान की अवधारणा की जगह आधुनिक युग में प्रतिष्ठा ने ले ली है। तो मध्यकालीन युग में जो हायरार्की थी,
जो हायरार्किकल समाज था उसमें आपके ऑनर को, आपके सम्मान को अवधारणा थी कि आप सामंत हैं या आप राजा हैं या आप पोप हैं। आधुनिक युग में उसकी जो स्थान है उसने प्रतिष्ठा ने ले ली। समाज में सम्मान कुछ लोगों को ही मिलता है जबकि प्रतिष्ठा सबकी होती है। तो जो डिग्निटी होती है हर व्यक्ति की होती है, एक दिन गरीब व्यक्ति है उसकी भी डिग्निटी होती है, लेकिन सम्मान कुछ लोगों को ही मिलता है। सम्मान नेताओं को या जो सेलिब्रिटी हैं उनको मिलता है, लेकिन गरिमा हर व्यक्ति की होती है। वर्तमान समय में मान्यता व्यक्ति, समूह, समुदाय, राष्ट्र सबके लिए आवश्यक है। 30-40 वर्षों में एक नया गंभीर दबाव समूह आइडेंटिटी के नाम से उभरा है। अधिकतर पूर्व मार्क्सवादी पहचान की राजनीति के पक्षधर हैं। पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के उदय ने उदारवादी राज्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और सोचने पर मजबूर किया है कि क्या उदारवादी राज्य के संचालन में पूरी तरह से कोई समस्या नहीं है, या उदारवादी राज्य के संचालन में कोई समस्या है, यह सोचने पर मजबूर किया है। क्यों? क्योंकि जो 1991 के बाद सिंगली जो लिबरलिज्म था, यूसी के द्वारा जिसे लीड किया जा रहा था, वो फ्रंट पे था। तो क्या समस्या उस पर उत्पन्न हुई कि लोग अपनी अपनी पहचान की बातें करने लगे? क्यों नहीं लोग खुद को लिबरल एक ही पहचान रखने के लिए समर्थित हो गए? ये बात है। सैद्धांतिक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या राज्य को विभिन्न दबाव समूह के मध्य में एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए या उदारवादी मूल व्यवस्था को बढ़ावा दे, जिससे कि प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके, चाहे वो किसी भी समूह की पहचान रखता हो। पहचान की राजनीति में समूह वास्तविकता के रूप में सामने आते हैं। पहचान स्थिर नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है। तो पहले हमारी पहचान एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में थी, आज हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक कैपिटलिस्ट स्टेट भी भारत कल को बन सकता है। तो पहचान स्थिर नहीं होती। कल को आपको आपके पिता के नाम से जाना जाता था, आज आपके पास हो सकता है नौकरी हो गई हो या आप बड़े हो गए हैं तो आपकी स्वयं की पहचान हो गई हो। तो पहचान परिवर्तित होती रहती है। पहचान की राजनीति की नींव 1945 के अवधि के बाद यूरोपीय साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतों द्वारा रखी गई। फ्रांज फेनन ने साम्राज्यवाद का एक सिद्धांत विकसित किया जिसने औपनिवेशिक अधीनता के मनोवैज्ञानिक आयाम यानी साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उस पर फोकस किया, उस पर ध्यान दिया। फेनन के अनुसार औपनिवेशवाद की समाप्ति केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से मनुष्य की एक नई प्रजाति, न्यू स्पीसीज का निर्माण किया जाएगा, जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र होंगे, जिनके अपना स्वयं का व्यक्तित्व होगा, स्वयं के तर्क होंगे, स्वयं के आइडियाज होंगे। फैनन ने तर्क दिया कि मनो राजनीतिक उत्थान लाने के लिए राजनीति का केवल कैथेड्रिक अनुभव ही पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। राजनीति का केवल कैथेड्रिक अनुभव ही पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। एडवर्ड सईद ने प्राच्यवाद यानी ओरिएंटलिज्म के माध्यम से यूरोसेंट्रिज्म की आलोचना की। आप हर क्षेत्र में, चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे लिबरलिज्म हो, चाहे कोई भी इज्म हो, सब में कहीं ना कहीं वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ या वेस्टर्न जो सिस्टम है उसको अच्छा माना गया या उसको अच्छा बताने का प्रयास किया गया। तो यही है यूरोसेंट्रिज्म कि आप यूरोप से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, यूरोप को ही आप अपने जो अध्ययन है उसका केंद्र बिंदु मान रहे हैं। प्राच्यवाद की धारणा में यह निहित है कि दुनिया के बाकी हिस्सों पर पश्चिमी संस्कृति व राजनीतिक आधिपत्य किस हद तक स्टैब्लिश हो चुका है, ये बेसिकली इस खोज को जारी रखता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, तो पहचान का संकट शब्द के प्रणेता एरिक एच एरिक्सन है। एरिक एच एरिक्सन है। एरिक एच एरिक्सन के अनुसार पहचान व्यक्तिगत व समूहगत दोनों आधारों पर होती है। तो एक आपकी व्यक्तिगत पहचान है, आपका नाम क्या है ये। दूसरा आपका समूह क्या है, आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप अपर सेक्शन से हैं या आप लोअर सेक्शन से हैं, या फिर आप जातिगत पहचान भी आपकी हो सकती है। तो समूह के रूप में आपकी पहचान और एक इंडिविजुअल पहचान आपकी होती है। पहचान समानता व अंतर यानी सिमिलैरिटीज व डिफरेंसेस दोनों पर आधारित है। हेगल ने दो प्रकार के व्यक्ति या सेल्फ बताए। पहला है सार्वभौमिक या तत्व मीमांसी व्यक्ति यानी यूनिवर्सल या मेटाफिजिकल वर्ड। यह तार्किक होता है, फ्री होता है, आत्मनिष्ठ होता है और इसमें व्यक्तिगत पहचान की जीतें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें व्यक्तिगत पहचान की बात की जाती है यानी, और जो हिस्टोरिकल राष्ट्रीय या सामाजिक व्यक्ति होता है, हिस्टोरिकल नेशनली या सोशली कंस्ट्रक्टेड जो सेल्फ होता है, यह वस्तुनिष्ठ होता है यानी हमारे स्वयं के अनुभव पर निर्भर होता है। फिर ये काइंड ऑफ ये आत्मनिष्ठ होता है, सेल्फ कॉन्टिजेंट होता है। फिर ये सशर्त कंडीशनल होता है और ये आत्मनिष्ठ होता है। समूहगत इसमें पहचान होती है। तो इसमें पहचान समूहगत होती है। पहचान की राजनीति का संबंध इस दूसरे स्व सेल्फ ऐतिहासिक
राष्ट्रीय या सामाजिक सेल्फ से है, क्योंकि सामूहिक पहचान एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व जातीय निर्माण है। इस प्रकार पहचान व्यक्तिगत या सामूहिकगत के बीच घूमती रहती है। व्यक्ति अपनी पहचान को सही ठहराने के लिए समाज की ओर देखता है, समाज अपनी पहचान के लिए व्यक्ति की ओर देखता है। तो वही बात, समाज व्यक्ति की तरफ, व्यक्ति समाज की तरफ। हाशिए की भावना, भाषा व संस्कृति को खोने का डर लोगों को एक साथ लाता है। हमको लगता है कि जैसे आज क्या हो रहा है, आज ये लग रहा है कि अगर हम लोगों ने एकजुट नहीं हुए तो जो वेस्टर्न पावर्स हैं या वेस्टर्न जो इस्लामिक फोर्सेस हैं वो हम पर अपना आधिपत्य जमा ले लेंगे। इसलिए हिंदुओं को संस्कृति के खोने का डर है, भाषा के खोने का डर है, उनके हीनता की भावना जो है उसको काइंड ऑफ प्रबल करने के लिए जो पूरा चीज़ें रची जा रही हैं। इसी प्रकार सामने तरफ भी हो रहा है, मुसलमान भी अपनी जो आइडेंटिटी को खोने के डर से या जो अपनी जो भाषा है, अपनी जो हाशिए पर जाने की जो उनकी भावना है, कहीं हम हाशिए में न चले जाएं, हम इस देश से न निकाल दिए जाएं, तो वो खुद को संगठित कर रहे हैं। इधर हिंदू अपने को संगठित कर रहे हैं, तो ये चलता रहता है। तो उसमें सामूहिकता का निर्माण करता है ये, इससे कलेक्टिविटी आती है कि हम एज अ ग्रुप मजबूत रहें। फलस्वरूप व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी स्वयं की पहचान खो देता है। तो अब इस प्रकार आप हिंदू हो जाओगे, आप मुस्लिम हो जाओगे, आप एक व्यक्ति नहीं रह जाओगे, आपकी एज ए इंडिविजुअल क्या पहचान है वो नष्ट हो जाती है। पहचान के आधार, तो समूहगत पहचान क्यों निर्मित होती है? उसकी जैविक समानताएं होती हैं, जैसे अश्वेत पहचान, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, या ग्रे प्राइड के भाव। तो जैसे मान लो दुनिया में कोई भी व्यक्ति होगा जो अश्वेत होगा, तो वो अश्वेत से सहानुभूति रखेगा बनस्पत व्हाइट के। तो ये क्या है, ये जैविक समानताएं होती हैं। जो व्हाइट व्यक्ति होगा व्हाइट से सिमिलरिटीज रखेगा या व्हाइट के साथ सहानुभूति रखेगा बनस्पत ब्लैक के। तो ये होता है जैविक समानताएं अगर हमारी हैं तो हम उससे सहानुभूति रखते हैं, या एक पहचान की हम काम आपस में सेम पहचान रखते हैं। न जातीय या सांस्कृतिक समानता, एथनिसिटी और कल्चर। तो हेगल ने अपनी कृत फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में भारतीय व चीनी मूल की बजाय जर्मन को श्रेष्ठ माना। सैमुअल पी हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा भी वेस्ट वर्सेस ईस्ट, पश्चिमी बनाम बाकी को बढ़ावा देती है, जहां सांस्कृतिक समानताएं लोगों को अन्य संस्कृतियों के खिलाफ बांधती हैं। जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा, यहाँ पर एक तरफ वेस्ट की सिविलाइजेशन होगी और दूसरी तरफ सभी जो सिविलाइजेशन है, चाहे वो इस्लामिज्म हो या हिंदुइज्म हो या कोई भी इज्म हो, सब दूसरे पड़े पर रहेंगे। आर्थिक समानताएं, तो मार्क्सवादी अवधारणा पहचान का आधार आर्थिक दशाओं और आर्थिक समानताओं को मान। तो जो गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनकी एक अलग पहचान होगी, सर्वहारा की पहचान होगी, और जो अमीर हैं, जिनके पास सब कुछ है, उत्पादन के साधन पर अधिकार है, वो काइंड ऑफ पूंजीपति होंगे और उनकी हैव्स के रूप में पहचान की जाएगी, अमीरों के रूप में पहचान की जाएगी। फिर पहचान की राजनीति की मांग या दावे क्या क्या है? पहचान की राजनीति तक विभिन्न समूह मान्यता रिकॉग्निशन मांगते हैं, आवास मांगते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट मांगते हैं, अर्थात विशिष्ट व्यवहार व विशेष रियायतें, स्पेशल कंसेशन मांगते हैं। तो जैसे भारत में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो विशेष काइंड ऑफ रियायतें मांगती है, स्पेशल कंसेशन मांगती है। तो जो पंचायती राज लागू भी हुआ है जो ट्राइबल एरिया में, उसको अलग तरीके से लागू किया जाता है। तो ये है स्पेशल कंसेशन देना। कनाडा के प्रसिद्ध बहुसंस्कृतवादी जेम्स टुली ने अपनी प्रसिद्ध कृति स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द एज ऑफ डाइवर्सिटी 1993 में आती है, में बहुसंस्कृतवाद व संविधानवाद को आपस में जोड़ा। जेम्स टुली ने प्रकृति की पहचान की राजनीति व पहचानगत अंतर के तहत 3 प्रकार की मांगों व अधिकारों की चर्चा की है। 3 प्रकार की मांगों या अधिकारों की चर्चा की। पहला, डिमांड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता की मांग। तो इसमें नस्लीय, लैंगिक, नजातीय विभिन्न को मान्यता व परस्पर सम्मान की भावना ये मांगते हैं। मुस्लिम अलग बात करते हैं, ईसाई अलग, सिख अलग। तो ये अपनी नस्लीय, लैंगिक व नजातीय आधार पर ये मान्यता, रिकॉग्निशन चाहते हैं और समान म्यूचुअल कोऑपरेशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। ये सैलड बाउल मॉडल है। ये भारत का मॉडल है। सैलड बाउल मॉडल ये भारत का मॉडल है कि भारत में अनेक संस्कृतियां हैं। जैसे मान लो एक कोई सलाद है, सलाद में टमाटर भी रहेगा, खीरा वगैरह भी, ककड़ी वगैरह भी रहती है, और प्याज वगैरह, ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन वो एक थाली के रूप में जब साथ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सभी जो प्याज है उसका अलग अस्तित्व है, खीरा है उसकी अलग अस्तित्व है, टमाटर है उसका अलग अस्तित्व है। तो ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, लेकिन जब प्लेट में सजते हैं तो एक प्लेट के रूप में ये बन जाते हैं।
जबकि उनका अस्तित्व सेम रहता है। तो ये है सैलेड बाउल मॉडल। एक होता है मेल्टिंग पॉट मॉडल, ये है अमेरिका में। तो अमेरिका में जो जाता है, चाहे बाहर से हो या अमेरिकन हो, वो अमेरिकन बन जाता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान, वहाँ की भाषा, सब कुछ अपना लेता है। ये है मेल्टिंग पॉट मॉडल कि आप जहाँ जाइए उसकी संस्कृति में आप रस बस जाइए, जैसा देश वैसा बेस। जबकि भारत में क्या है, भारत में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, लेकिन लेकिन वो एज अ देश का निर्माण करते हैं, एज अ कंट्री का वो निर्माण करते हैं, और आपस में उनकी अलग अलग पहचान है। ऐसा नहीं है कि उनकी पहचान को खत्म कर दिया गया है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया है, या सबकी पहचान एक सी नहीं हो गई, सबकी अलग अलग पहचान है, और एज अ देश वो रह भी रहे। फिर बहुसांस्कृतिक व बहुजातीय नागरिकता की मांग, डिमांड ऑफ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी एथनिक सिटीजनशिप। तो भाषाई, धार्मिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की विभिन्न मांगें, ताकि वे अपनी संस्कृति, भाषा आदि की रक्षा कर सकें। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 की मांगें होती हैं। यहाँ पर जो संविधान है उसने जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या जो विशिष्ट जो माइनॉरिटीज हैं उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। बहुराष्ट्रीय या बहु संवैधानिक संघों की मांग, तो मल्टी नेशनल एंड मल्टी पीपल कॉन्स्टिट्यूशनल एसोसिएशन। तो आत्मनिर्णय की मांग, स्वयं के राजनीतिक व कानूनी संघों की मांग इसमें की जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्यूबेक, कैटेलोनिया, बास्क, कश्मीर आदि। तो ये एक अलग देश की मांग करते हैं। या मल्टी नेशनल या मल्टी पीपल एसोसिएशनल मल्टी पीपल कॉन्स्टिट्यूशनल एसोसिएशन की ये मांग करते हैं कि हमें अलग से हमारी मांगों को, या हमें अलग से एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाए। तो पहचान की राजनीति पर विभिन्न विचार देख लेते हैं। तो मार्क्सवादी या नव मार्क्सवादी क्या मानते हैं पहचान के बारे में। तो मार्क्सवाद पहचान की राजनीति को मूलतः सांस्कृतिक पहचान को समेटती है, ऐसा मानता है। तो मार्क्सवाद पहचान की राजनीति जो मूलतः सांस्कृतिक पहचान को समेटती है को नहीं मानता। उसका मानना है कि पहचान की राजनीति है वो सांस्कृतिक पहचान को जो समेटती है उस पर इसका विश्वास नहीं है, बल्कि यह वर्गीय पहचान के चारों ओर केंद्रित है। तो उसका मानना है कि पहचान की राजनीति क्लास आइडेंटिटी के चारों तरफ बेस्ड है, ये सांस्कृतिक पहचान की तरफ बेस्ड नहीं। वर्ग चेतना, वर्ग पहचान, वर्ग लामबंद, वर्ग संघर्ष मार्क्सवादी प्रक्रिया के केंद्र बिंदु है। तो बेसिकली ये वर्ग चेतना, वर्ग पहचान, वर्ग लामबंदी, वर्ग संघर्ष, ये सब चीजें मार्क्सवाद के प्रक्रिया के केंद्र बिंदु हैं। कुल मिला के क्लास आइडेंटिटी की बात करते हैं कौन, मार्क्सवाद। पहचान की राजनीति की बात नहीं करते हैं, पहचान की जो सांस्कृतिक पहचान की बात नहीं करते हैं। ये सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बुर्जुआ पहचान यानी कैपिटलिस्टों की पहचान मानते हैं, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं ये अपनी पहचान सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से प्रकट करते हैं। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। फिर पहचान की राजनीति शोषणकारी सत्ता संबंधों को मजबूत करती है तथा वर्गीय दलों को कमजोर कर देती है। ग्रामसी ने काउंटर हेजमनी के तहत जिस हिस्टोरिकल ब्लॉक की चर्चा की है उसमें ग्रामसी ने मार्क्स का व्यापक विश्लेषण किया है। इसमें लिंग, जाति जैसी पहचानों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फिर नव सामाजिक आंदोलन परिप्रेक्ष्य। तो नव सामाजिक आंदोलनों ने शांति आंदोलन, परमाणु विरोध आंदोलन, पर्यावरणीय व ग्लोबल वार्मिंग विरोधी आंदोलन चलाकर पहचान की राजनीति का दायरा वर्ग, संस्कृति व धर्म से भी विस्तृत अब कर दिया। अब जो दायरा है बहुत ज्यादा लार्ज हो गया है। पहचान की राजनीति व बहुसंस्कृतवाद। तो पहचान की राजनीति बहुसंस्कृतवाद से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। बहुसंस्कृतवाद के मूल में पहचान की राजनीति ही है। बहुसंस्कृतवाद प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह की पहचान को स्वायत्त रूप देना चाहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो। जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनकी पहचान को एक स्वायत्त रूप, एक ऑटोनॉमस रूप देना चाहता है, या विविध पहचानों का हिमायती है। यह मेल्टिंग पॉट व्यवस्था तथा संस्कृति के संकरता यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर का विरोधी है। मेल्टिंग पॉट मॉडल ये 1990 में इसराइल झांगविल ने मेल्टिंग पॉट मॉडल पुस्तक लिखी, जिससे कि सांस्कृतिक व्यवस्था को मेल्टिंग पॉट कहा, जहां विभिन्न सांस्कृतिक समूह अपनी अलग व विशिष्ट पहचान खोकर अमेरिकन मुख्यधारा की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। मेल्टिंग पॉट संस्कृति सैलेड बाउल या रेनबो कल्चर की उल्टी है। तो रेनबो कल्चर में क्या होता है, जो सभी जो रंग हैं आपस में अलग अस्तित्व रखते हैं, लेकिन वो एक ग्रुप बनाए रखते हैं, और रेनबो की तरह, मतलब जो जिस प्रकार रेनबो सुंदर दिखती है वैसे वो भी सुंदर
दिखते हैं, लेकिन उनका अलग अलग अस्तित्व रहता है, अलग अलग उनके रंग रहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर यानी संस्कृति की संकरता शब्द का प्रयोग होमी भाभा ने किया है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर का जो शब्द है उसका प्रयोग होमी भाभा ने किया है। होमी भाभा बॉम्बे में जन्मे यूएस स्कॉलर हैं तथा एडवर्ड सहीद से अत्यंत प्रभावित है। संस्कृति की संकरता का तात्पर्य कल्चरल इंटरमिंगलिंग से है, सांस्कृतिक मिश्रण से है। जब व्यक्ति स्वयं की संस्कृति के साथ साथ दूसरी संस्कृतियों के मूल्यों व मान्यताओं को भी ग्रहण कर लेता है तो उसे संस्कृति की संकरता कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर कहा जाता है। तो हम अपनी संस्कृति, ठीक है, हम हिंदू या जो हमारी जो सनातन धर्म की जो हमारी संस्कृति है उसको जो हम आत्मसात कर लिए, ठीक है, फिर हम वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी भी जो अच्छी वैल्यूज हैं, उसके जो अच्छे मूल्य हैं, अच्छी जो उसके बात है ना, विचार हैं, उसको जब ग्रहण कर लेते हैं तो यही है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर यानी सांस्कृतिक मिश्रण या संस्कृति की संकरता। कनाडा के प्रसिद्ध बहुसांस्कृतिक एवं समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने अपने लेख पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन जो कि 1994 में आई थी में 2 मुद्दों पर जोर दिया। पहचान की राजनीति इन 2 मुद्दों से संबंधित होती है। पॉलिटिक्स ऑफ इक्वल डिग्निटी यानी कि हमें सभी के साथ, सभी के समान गरिमा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गरीब हैं या हम दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारी कोई गरिमा नहीं। हमें भी जैसे कि अमीर व्यक्ति को या जैसे कि ब्राह्मण व्यक्ति को जिस प्रकार से गरिमा दी जाती है, भले वह गरीब है, उसी प्रकार हमें भी गरिमा मिलनी चाहिए। हमें जाति के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो, हमें हमारी गरिमा, हमारी डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस और अंतर की राजनीति। तो अंतर की राजनीति जो हम लोगों ने नारीवाद को पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था कि अंतर की राजनीति करते हैं कि क्योंकि महिला और पुरुष आपस में डिफरेंट है, इसलिए हमें पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस करनी पड़ेगी। हमें डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात की जाती है, ये इस यही है कि हमें अंतर की राजनीति करना होगा, हमें डिफरेंस की राजनीति करना होगा कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, लेकिन उसके बीच कैसे सामंजस्य बिठाया जाए वो बात बतानी होगी लोगों को।